आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैद्युत चालन के बारे में, जो कि एक क्लास 12 के फिजिक्स पोर्शन में 5वें चैप्टर के अंतर्गत आता है। यानी इससे पहले हम 4 चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं। कौन कौन से वो चैप्टर हैं? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ठीक। दूसरा चैप्टर क्या है? गॉस का नियम। तीसरा वैद्युत विभव और चौथा क्या है? वैद्युत धारिता या संधारित्र से संबंधित बातें। इन सभी चैप्टर्स में जहां कहीं भी बात हुई है आवेश क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन के अंतर्गत आता है। और यहां पर वैद्युत स्थिर अवस्था में है, यानी आवेश क्या है? स्थिर अवस्था में है। इससे संबंधित बात की गई इन चारों चैप्टर में। अब जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वैद्युत चालन, यहाँ पे क्या होता है? आवेश स्थिर नहीं रहता, गति करता है। यानी इसके अंतर्गत हम लोग ऐसे ऐसे केसेस की बात करेंगे जहां पर आवेश क्या करता है? गति करता है। तो वैद्युत चालन क्या होता है इसको जान लिया जाए। आवेश जब भी किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान गति करता है तो इसी को क्या कहा जाता है? वैद्युत चालन कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना वैद्युत चालन कहलाता है, ठीक। अगर हम वैद्युत चालन समझ चुके हैं, ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लें वैद्युत चालन कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कि चालक में आप देख सकते हैं, कुछ चालक में तो वैद्युत चालन होगा नहीं, आपका किस में होगा? केवल और केवल चालक में। तो चालक में अगर वैद्युत चालन होता है तो चालक का वैद्युत धारा भी होता होगा, और उसी वैद्युत धारा को हमको क्या करना है? नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत जानना है। यानी विद्युत धारा हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी पढ़ेंगे। लेकिन विद्युत धारा क्या हमेशा आवेश के गति करने से उत्पन्न हो जाता है? तो ये बात कहना उतना उचित नहीं है। कभी कभी कुछ केसेस में क्या कह सकते हैं? आवेश गति तो करेगा लेकिन धारा उत्पन्न नहीं होगा। तो चलिए उस केस की पहले हम बात कर लें। क्या है? अपने पास कोई एक चालक है, ये हमने क्या कर लिया? एक तार का कोई पार्ट ले लिया। इस पार्ट में क्या कर दिया? ये चालक तार है, धातु से बना होगा। इसमें क्या होगा? इसके नाभिक होंगे, परमाणु होंगे, जरूर होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? इसमें जरूर होगा। तो उसमें अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को दर्शा दिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे माइनस चार्ज से हमने क्या कर दिया? दर्शा दिया। माइनस जहाँ जहाँ भी है ये क्या है? इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। चलिए हो गया ये इलेक्ट्रॉन। ये सभी इलेक्ट्रॉन अभी क्या है? उसमें ऊर्जा पाते हैं, मतलब गर्मी पाते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे इस चालक तार का अगर बढ़ जाता है तो ये आउटर सेल से निकल जाते हैं बाहर। मतलब परमाणु का जो बाहरी सेल होगा उस बाहरी सेल से क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं, जिसके वजह से इनका नाम हो जाता है क्या चीज़? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत इन्हें जाना जाता है। अभी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा को पाकर क्या करते हैं? अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये लोग गति करते रहेंगे, जिगजैग मोशन के अंतर्गत। अभी इनका कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स है, वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। अगर वो किसी भी दिशा में गति करेंगे तो ओवरऑल इन लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर धारा आपको नहीं प्राप्त होने वाला। अगर 20 कूलाम इलेक्ट्रॉन, 20 कूलाम चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर जाता है राइट डायरेक्शन में, अगर वही 20 कूलाम चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन कर जाता है तो वो भी ओवरऑल क्या हो जाएगा? गति करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जिसके वजह से यहाँ पे धारा उत्पन्न नहीं होगा। अगर बात रही होती इलेक्ट्रॉन के गति करने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो क्या इस केस में विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो जाता? बिल्कुल होता। टेम्परेचर बस बढ़ाते जाइए, धारा उत्पन्न होता रहता, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। होता तब कैसे है? इसको होने के लिए क्या होना है? यहाँ पे किसी न किसी एक हम बैटरी अथवा किसी सेल से इसको अगर हम कनेक्ट कर दें। चलिए हमने क्या कर दिया? इसको कनेक्ट कर दिया। अब जो ही कनेक्ट करेंगे हम प्लस और माइनस टर्मिनल से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर किसी एक ही डायरेक्शन में गति करना शुरू करेंगे। किस डायरेक्शन में? ये प्लस का टर्मिनल है तो ये सब के सब एक निश्चित दिशा में भागना शुरू करेंगे। वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे ताकि ये कहाँ पर मिल सके? यहाँ तक आके वो मिल सके, जिसकी वजह से ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है।
क्या कहता है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट मतलब समझ लीजिए अगर ये चालक तार है तो यहाँ वाला जो पोर्शन होगा अगर आप इस तरीके से काट दीजिए तो एक सर्किल के फॉर्म में बन जाएगा। बिल्कुल ये वाला हिस्सा क्या होगा, एक वृत्त की तरह दिखेगा। यही वृत्त ही क्या है, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, या इसको हम लोग अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो यहाँ अनुप्रस्थ काट से जितना भी आवेश क्या होता होगा, प्रवाह करता होगा, गति कर ही रहा है तो प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ पे प्रति सेकंड जितना भी यहाँ पे आवेश प्रवाह किया उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आवेश प्रवाह की दर कहेंगे। और आवेश प्रवाह की दर ही यहाँ पे क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। देखिए किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, अगर हम बात कर लें किसी चालक से टी सेकेंड में, स्मॉल टी सेकेंड में क्यों कूलाम आवेश ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पर टी सेकेंड में कितना कूलाम आवेश ट्रांसफर हो गया, क्यों कूलाम आवेश ट्रांसफर हो जाता है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होती है, या फिर स्मॉल I इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन टी होती है। या दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मात्रक की बात करें, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम प्रति सेकंड भी हो जाएगा, यानी कूलाम प्रति सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर होता है। ठीक है, अगर आपको कभी भी 1 एम्पियर का परिभाषा बताना हो, डेफिनेशन बताना हो, तो आप यहाँ बता सकते हो। कैसे, यदि आप टी इज इक्वल टू क्या रख दिए, 1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में अगर क्यू की भी वैल्यू 1 कूलाम हो जाए, मतलब यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश क्या हो जाए, स्थानांतरित हो या ट्रांसफर हो जाए, प्रवाहित हो जाए, उस दौरान उस चालक में बहने वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर का डेफिनेशन आप यहाँ से निकालेंगे। एक और है टॉपिक, उसके भी अंतर्गत हम लोग 1 एम्पियर का परिभाषा जानेंगे, लेकिन फिलहाल इस फार्मूले से 1 एम्पियर का डेफिनेशन तो यही है कि यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश ट्रांसफर होता है तो उससे बहने वाली जो धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं पहले से ही Q इज इक्वल टू N ही होता है। किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की जो आवेश बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 25 इलेक्ट्रॉन, उस हिसाब से यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, आवेश कैलकुलेट करने के लिए Q इज इक्वल टू N ही होता है। तो Q इज इक्वल टू N के लिए हम क्या करेंगे, इस Q की जगह पर N को रखते हुए T को क्या करेंगे, I के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए IT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, या इसके लिए यहाँ लिख दिया गया, इसके लिए यहाँ लिख दिया गया है। तो IT इज इक्वल टू Q की जगह हमने N लिख दिया, और ऐसे ही यहाँ के लिए Q की जगह N हो गया, I और T मल्टीप्लाई हो जाता है। इस आधार पे भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन की आवेश, वही 1.6 पर माइनस 19 कूलाम होता है। देख ले यहाँ पे ये मिस्टेक था, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इतनी सारी चीज़ों को समझ चुके, हमने यहाँ पे कहा कि I क्या है, एक अदिश राशि होती है। लेकिन एक बात बता दें हम आपको, इलेक्ट्रॉन के गति करने के विपरीत दिशा क्या होती है, करंट की होती है। I का यहाँ पे डायरेक्शन, ये आप याद रखें बिल्कुल, जो करंट का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा, या फिर पॉजिटिव चार्ज कैरियर की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हुआ और मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन भी हुआ। तो क्यों ये एक प्रकार का अदिश राशि हुआ, आखिर क्या वजह है कि विद्युत धारा के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद, यानी परिमाण होने के साथ साथ दिशा भी है, तब भी इसको क्या कहा जा रहा है, अदिश राशि कहा जा रहा है। इसके पीछे यही सिर्फ एक और सिर्फ लॉजिक है कि विद्युत धारा सदिशों के योग के त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। चाहे त्रिभुज के नियम की बात करें सदिशों का, या फिर समांतर चतुर्भुज योग के नियम की बात करें, उन दोनों नियमों को ये क्या करता है, होल्ड नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए किस प्रकार ये हम बात कह रहे हैं। अगर 2 चालक तार हमने लिया इस तरीके से, एक चालक तार ये हो गया, एक चालक तार ये हो गया, दोनों चालक तार एक दूसरे पर 90 डिग्री पे मिलते हैं, 90 डिग्री, ठीक है, ताकि ये दोनों एक दूसरे से लंबवत हों। चलिए यहाँ पे दोनों चालक तार एक दूसरे से मिलके इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। 1 से 3 एम्पियर की करंट आ रही है और 1 से 4 एम्पियर की करंट आ रही है।
लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे से लंबवत मिलते हैं, यहाँ आपका क्या है I1 हो गया, ये आपका क्या है I2 हो गया, और ये 3 और 4 एम्पियर की करंट मिल करके कितना हो जाएगा अदिश के रूप में। अदिश के रूप में वैसे आप कितना जानेंगे, यहाँ 7 एम्पियर होने वाला, 4 3 7, सीधे सीधे 7 एम्पियर। लेकिन अगर इसको सदिश के नियम से आप जोड़ेंगे तो यहाँ का एक फॉर्मूला क्या बन जाता है, जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब? जब दो सदिश परस्पर ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं तो उनमें ये संबंध होता है उनके परिमाण को निकालने के लिए। तो चलिए हम परिमाण निकालना चाहते हैं। यहाँ ए की वैल्यू कितना है, देख सकते हैं I1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर और B की वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 9 प्लस 16 और अंडर रूट में 25 इज इक्वल टू कितना आता है 5। इस हिसाब से हम I की जो वैल्यू कैलकुलेट करके ला रहे हैं ये कितना आ रहा है 5 एम्पियर आ रहा है, लेकिन वास्तव में होता कितना है यहाँ पर, इस केस में 7 एम्पियर होगा। तो क्या ये सदिश के नियम का पालन किया? अगर सदिश के नियम का पालन किया होता तो यहाँ पे जो सदिश के योग के नियम का फॉर्मूला है उस फार्मूले के अनुसार यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था। लेकिन क्या 7 आया? नहीं आया। इसीलिए ये विद्युत धारा जो होता है वो सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता है, और ये एक प्रकार का कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। डायरेक्शन की हमने बात कर लिया, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा बहेगा, ठीक है। जिस तरीके से उच्च उष्मा से निम्न उष्मा पर रहने वाली ऑब्जेक्ट यानी ताप एक अधिक हो, एक का ताप कम हो, तो उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ट्रांसफर होती है। पानी के केस में ज़्यादा पानी भरा हुआ, कम पानी भरा हुआ है, तो ज़्यादा पानी की तरफ से कम पानी जिधर है उधर ट्रांसफर होता है। मतलब आप समझ चुके होंगे ये बात, ठीक है। उसी तरीके से विद्युत धारा भी जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा प्रवाहित होती है। और यहाँ पे हमने बता ही दिया कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इलेक्ट्रॉन के गति के बिल्कुल विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। और अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं यानी प्रोटॉन से संबंधित कोई धनायन है गति कर रहा है, तो धनायन के गति करने के दिशा में ही विद्युत धारा की दिशा होती है। ये सारी बातों को आपको याद रखना है ताकि नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तब तक दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।